Potential energy of any system is defined as the negative of work done by conservative force. ठीक है, सिस्टम को जिस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है उस सिस्टम को वहां पहुंचाने में कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी वर्क किया उसका नेगेटिव, फिर इसको मॉडिफाई किया और बोला कि पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करने के लिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स देखने के लिए तुम्हें सिस्टम को देखना पड़ेगा, सिस्टम की वजह से फोर्सेस पता करने पड़ेंगे। दूसरा तरीका है कि तुम सिस्टम को भूल जाओ, सिस्टम की वजह से फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, किधर एक्ट कर रहे हैं, उसको भूल जाओ। पोटेंशियल एनर्जी तुम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो फॉर अ सिस्टम एज द पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ठीक है, जहां पर भी सिस्टम है वहां पहुंचाने में एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और फाइनली बोला कि पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यही होगा कि सिस्टम को असेंबल करने में, ठीक है, एनर्जी स्पेंड और वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बोलो या एनर्जी स्पेंड बोलो एक ही बात है। ठीक है, एनर्जी स्पेंड इन असेंबलिंग द सिस्टम। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा कि इससे पहले हम लोगों ने ये 3 पॉइंट सिस्टम है Q1 Q2 Q3, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई थी, क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई थी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला था ऐसा करो कि Q1 Q2 के ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, तो इनके बीच में आपस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल फॉर्म में एनर्जी होगी, कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह से Q2 और Q3 भी एक दूसरे के म्यूचुअल रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो इसके लिए भी कैलकुलेट किया, फिर Q1 Q3 के लिए कैलकुलेट किया, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हो गई। दूसरा तरीका है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यूज करके कि सिस्टम को असेंबल करो। सिस्टम को असेंबल करने के लिए तुम क्या करते हो, ये ट्रायंगल तो ऐसे बना हुआ है पहले से, तो सबसे पहले Q1 को ना इंफिनिटी से कैरी करके यहाँ पर ला करके रखते हो और देखते हो कितना वर्क करना पड़ेगा। 0 वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम Q1 को अभी कैरी कर दोगे तो तुम्हें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिना फोर्स के ही Q1 को तुम इंफिनिटी से ट्राइंगल के टॉप कॉर्नर पर पॉइंट ए पर जाकर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई यहाँ पे रिपल्शन एक्ट कर ही नहीं रहा है, तो कुछ फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 फोर्स से तुम Q1 को ए तक पहुंचा दोगे। ठीक है, 0 फोर्स का मतलब तुम कांस्टेंट, तुम्हें एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है, तुम कैरी करके ए तक पहुंचा दोगे, तुम्हें कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक, Q1 यहाँ पर आ गया कि अभी सिस्टम के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अब Q2 को तुम इंफिनिटी से स्टार्ट करो कैरी करना बी पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब Q1 तो पहुंच गया ए पर, अब Q2 को जब तुम बी पर पहुंचाओगे ना, तो किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए Q2 के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एट एनी टाइम एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो रिपल्शन है उसके अगेंस्ट तुम फोर्स अप्लाई करोगे, इसको पुश करके Q2 को डिस्प्लेस करोगे, कुछ वर्क करोगे, वर्क करके तुम बी पर पहुंचाओगे। तो Q2 को बी पर पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये तुम कैलकुलेट कर चुके हो, और वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R के इक्वल। ठीक है, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई। अब तीसरा चार्ज लाओगे, ठीक है, Q3, और इसको कैरी करके C तक पहुंचाओगे, लेकिन Q3 को जब C तक पहुंचाओगे तो इसके ऊपर रिपल्शन Q1 का भी होगा, Q2 का भी होगा, दोनों के रिपल्शन के अगेंस्ट तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, उसका वर्क डन कैलकुलेट करोगे, और उसका वर्क डन पता है कितना होगा, वो होगा K Q1 Q3 अपॉन R, Q1 के रिपल्शन के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा, प्लस
K Q2 Q3 अपॉन R, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1 अपॉन A के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से किसी भी सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का सबसे बहुत ही फंडामेंटल मेथड है। हमने इससे पहले तो अभी तक मतलब 11th में जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे ना, तब हम सिर्फ यही मेथड यूज करते थे, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करते थे। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें मतलब पार्टिकल को कैसे लाना है, ये डिफाइंड नहीं है, कैसे भी ला सकते हो, ये फिक्स नहीं है, तुम कैसे भी ला सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन बस कैलकुलेट करो। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जब के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दो, तो तुम्हें बिल्कुल एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से पार्टिकल को या सिस्टम को कैरी करके वहां पर पहुंचाना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले हम सिर्फ पहले वाली डेफिनेशन को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे, लेकिन आज के बाद अब हमें जो भी मेथड ज्यादा सुइटेबल लगेगा उसको यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारी मर्जी होगी तो एक्सटर्नल फोर्स से भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और हमारी मर्जी होगी तो कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम बिल्कुल फ्री हो चूज करने के लिए कि तुम कौन सा मेथड यूज करो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ठीक है। अब हाँ, इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये तो पोटेंशियल एनर्जी से डिस्कशन था। उसके बाद फाइनली मैंने ये बताया था कि मान लो स्पेस में चार्जेस की वजह से ये पॉइंट ए है, और इस ए पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया गया है 50 वोल्ट, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया गया है 70 वोल्ट। तो दूसरा पॉइंट मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि ए पॉइंट पे 50 वोल्ट होने का मतलब है कि 1 कूलॉम को यहाँ पर ला करके रखते हैं और 1 कूलॉम के पास 50 जूल एनर्जी होगी। लेकिन 1 कूलॉम की पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल होने का मतलब यही तो है ना कि 1 कूलॉम को तुम इंफिनिटी से कैरी करके ए तक लाते हो, और इंफिनिटी से ए तक पहुंचाने में तुम्हें 50 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली तुम यहाँ पे आओगे ना, तो तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल आया है वो ऑब्वियसली इसके आसपास चार्जेस होंगे, तो उन चार्जेस के रिपल्शन के अगेंस्ट तुम्हें 1 कूलॉम को कैरी करके ए पर पहुंचाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो एग्जैक्टली 50 जूल के इक्वल होगा। लाइक बाई 70 वोल्ट का बी पॉइंट के पोटेंशियल 70 वोल्ट का मतलब है कि तुम अगर 1 कूलॉम चार्ज को इंफिनिटी से, मतलब इन दोनों पॉइंट से बहुत दूर से कैरी करके बी तक पहुंचाते हो, तो तुम्हें 70 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो किसी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब हो गया। किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल का मतलब है कि उस पॉइंट पर 1 कूलॉम को पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। फिर मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, इसका मतलब ए से कैरी करके बी तक तुम अगर 1 कूलॉम चार्ज को ले जाते हो, तो तुम्हें 20 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर क्यू कूलॉम लेकर के जाते हो, तो सीधा तुम बोल सकते हो 1 कूलॉम के लिए 20 वोल्ट है ना, तो अगर क्यू कूलॉम लेकर के जाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू टाइम्स 20 जूल वर्क, ठीक है। या इसको तुम क्यू डेल्टा वी के इक्वल लिख सकते हो। इस तरह से तुम डायरेक्टली दो पॉइंट्स के बीच में कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल को एक से दूसरे पहुंचाने में, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। और फाइनली मैंने कहा था कि ये जो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल है वो एनालॉगस है हाइट की तरह, ठीक है। जिसकी ज्यादा हाइट होती है उसके पास ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जिसका ज्यादा पोटेंशियल होता है उसके पास ज्यादा, उस पॉइंट पर चार्ज को रखने के बाद ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। जिस पॉइंट की हाइट कम होती है उस वहां पर पार्टिकल को रखते हो तो उस पॉइंट पर कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कम है
वहां पे अगर चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो उस चार्ज पार्टिकल के पास कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, ऑब्वियस है कि लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट से हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट तक पहुंचाने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप नहीं जाएगा पार्टिकल, और हायर से लोअर वो अपने आप आएगा। ठीक है, आएगा, उसके पास कुछ एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर सिमिलर एनालॉजी से तो समझना है कि अगर हम ए से बी चार्ज पार्टिकल को लेकर के जाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल खुद ही फॉल करके बी से ए आता है तो चार्ज पार्टिकल के पास बी पहुंचने के बाद कुछ ना कुछ करिस्पॉन्डिंग काइनेटिक फॉर्म में एनर्जी होगी। ये इतना तक सबको क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स हैं, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सारे सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स स्टार्ट होते हैं इस डेफिनेशन से। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। और तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक एक करके अलग अलग टाइप की बॉडीज के लिए पोटेंशियल, एक एक करके अलग अलग टाइप की बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ठीक है, अब तुम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो तो पोटेंशियल की मीनिंग भी समझोगे। जैसे ये रिंग ऑफ चार्ज था, इस रिंग ऑफ चार्ज के लिए तुमने पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पोटेंशियल कैलकुलेट करने का पहले हमारे पास एक ही मेथड था। क्या था? कि हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R करके ऐड करके पोटेंशियल निकालो। ठीक है, अभी हमारे पास पोटेंशियल कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड भी आ गया, और दूसरा मेथड क्या है? P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो अब हम चाहे तो पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, +1 कूलॉम को इंफिनिटी से कैरी करके लाएं। हम ये नहीं देखें कि इस पे चार्ज कैसे कैसे है, हमें चार्ज इस रिंग की वजह से बस हमें फोर्स पता होना चाहिए। तो 1 कूलॉम को कैरी करके तुम P पॉइंट पर लाते हो और देखो कि तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, इंफिनिटी से P लाने में तुम अपना वर्क डन कैलकुलेट करो, और यही P पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तुम बोलोगे इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाने में जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है वो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन हम यहाँ पे 1 कूलॉम को ला रहे हैं। क्योंकि हम 1 कूलॉम को ला रहे हैं तो 1 कूलॉम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसी को तो पोटेंशियल कहते हैं ना। तो इंफिनिटी से अगर 1 कूलॉम को कैरी करके P पॉइंट पर पहुंचाते हो तो तुम्हें जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो P पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ये दोनों तरीके हैं हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो फील्ड कैलकुलेशन का भी दो मेथड था। एक था क्या क्या था, एक तो कूलॉम्स लॉ वाला KQ/R² से कैलकुलेट कर सकते थे हर एक पॉइंट चार्ज के लिए ऐड करके। दूसरा मेथड था गॉसेस लॉ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी दो मेथड हो चुका है। एक तो पॉइंट चार्ज के लिए ऐड करके निकालोगे, और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है इंफिनिटी से कैरी करके पॉइंट पर लाओ और तुम्हें जितना वर्क करना पड़ेगा यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि अरे ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि इससे पहले हमने जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग बॉडीज के लिए कैलकुलेट किया है, अब साथ साथ उसकी मीनिंग भी ब्रॉड सेंस में तुम्हें समझ में आनी चाहिए। जैसे इस P पॉइंट पर पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया था, याद है कितना? KQ/√R² + X², if this point is x distance away from the center of the ring। तो ये जो पोटेंशियल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये भी पता होना चाहिए। इस पोटेंशियल का मतलब है इसकी वैल्यू कुछ भी आ रही है, मान लो 25 वोल्ट आ रही है, तो ये जो 25 वोल्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे 1 कूलॉम को पहुंचाना टाइम कितना, सॉरी कितनी एनर्जी लगेगी या कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी बॉडी के लिए जो तुमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, तो अलग अलग बॉडीज के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। तो याद होगा हमने फाइनली 2 बॉडीज थी और इन दोनों बॉडीज के लिए मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था। सबसे पहले हम आ जाते हैं हॉलो स्फीयर, और इन दोनों बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी भी जनरल पॉइंट, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक ही मेथड था पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, उसको बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड करो, हर एलिमेंट के जैसे पोटेंशियल ऐड कर, ठीक है। अल्टीमेटली जो तुम्हारा चार्ज सिस्टम है पॉइंट चार्ज का बना हुआ, हर एक पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर पोटेंशियल है, ऐड करेंगे, बिल्कुल एल्जेब्राइकली ऐड करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिक्स लगेगी पोटेंशियल कैलकुलेट कर, लेकिन मैं अब तुम्हें हॉलो स्फीयर की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल चुटकियों में, लेकिन दूसरी डेफिनेशन से, ठीक है, दूसरे मेथड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का भी हमारे पास 2 मेथड है, ठीक है। लेटेस्ट से हमारे पास एक बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, ठीक है, रिंग नहीं है। दिस इज अ हॉलो स्फीयर, ठीक है, दिस इज अ हॉलो स्फीयर of charge q and radius capital R, and let us find out electric potential due to this hollow sphere at a point P, which is at a distance of r units from the center of the sphere, ठीक है। ये स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर, ठीक है। P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन अच्छा मैं एक बार ठीक है चेक कर लेता हूँ कि तुम लोगों को याद है या नहीं। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी कैलकुलेट करेंगे हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा चाहता हूँ कि एटलीस्ट तुम लोगों को याद हो कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी है, ठीक है, क्योंकि कई बार तुम लोग कर चुके हो। तो हॉलो और सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि नहीं देख लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मेक श्योर करने के लिए फील्ड कैसे आ रही थी याद दिलाओ। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0 थी हॉलो स्फीयर की, ये याद है ना सबको। अंदर कोई फील्ड ही नहीं थी, फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे तो यूं करते थे ड्रॉ, और ऐसे फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का मतलब है कि अंदर कोई फील्ड लाइन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ अंदर कोई फील्ड ही नहीं है। अंदर किसी भी चार्ज को रखोगे कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, चार्ज फ्लोट करेगा, ठीक है। जहां पर रखोगे अंदर चार्ज वो वहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स बैलेंस हो जा रहा है। ये हॉलो स्फीयर के लिए था, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और सॉलिड स्फीयर के लिए क्या था, सॉलिड स्फीयर के लिए बाहर वाले पॉइंट पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स तो याद ही है, बस एक रिजल्ट सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट की थी, वो 0 नहीं थी, अब वो सेंटर से सरफेस तक बिल्कुल लीनियरली वैरी कर रही थी, ठीक है। और उसका एक्सप्रेशन था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, गुड, ठीक है। तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थी, कि सेंटर से डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, बाहर 1 बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मुझे ये देखना था, तुम लोगों को याद होना चाहिए था। अब आ जाते हैं हॉलो स्फीयर की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने। ठीक है, एक मेथड तो है कि बहुत सारे रिंग्स में डिवाइड करके ऐड करके पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी, लेकिन हम बोलते हैं कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब होगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल की मीनिंग है कि पी पॉइंट पर इंफिनिटी से कैरी करके 1 कूलॉम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, ये हॉलो स्फीयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से इमर्ज कर रही हैं, ठीक है, मैं सारी फील्ड लाइंस नहीं बना रहा हूँ। अब तुम अगर 1 कूलॉम को, ठीक है, अपने पॉकेट से निकाल कर
इन्फिनिटी से लेकर के चलना स्टार्ट करोगे, पहले 1 कूलम मान लो इन्फिनिटी पर, ये वाला पॉइंट मान लो इन्फिनिटी है, मतलब स्फीयर से बहुत दूर है, और यहाँ पर 1 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब इसको तुम कैरी करके आगे ले चलना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे 1 कूलम को आगे लाओगे, ठीक है, तो इस 1 कूलम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिपल्शन का फोर्स एक्ट करेगा। 1 कूलम कहीं पर भी पहुंचेगा, 1 कूलम चार्ज कहीं पर भी आए, उसके ऊपर एक रिपल्शन का फोर्स होगा। तो अगर तुम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक इस 1 कूलम चार्ज को पहुंचाना चाहते हो, तो तुम्हें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम 1 कूलम के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करोगे और इस पर डिस्प्लेस भी करोगे, दैट मीन्स तुम इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर कुछ वर्क करोगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट लाने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और साथ साथ ये भी समझ रहे होगे तुम कि स्टार्टिंग में कम वर्क करना पड़ेगा, ठीक, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में तुम आसानी से इसको पास ला पा रहे हो, तुम्हारा कम एनर्जी स्पेंड होगी। लेकिन जब और जैसे जैसे आगे चलोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा करके इस 1 कूलम को आगे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो बाद में तुम्हारी ज्यादा ज्यादा एनर्जी स्पेंड होगी, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, ऐसा करते करते तुम किसी तरह से पी पॉइंट पर पहुंच जाते हो, ठीक है। और जितना भी वर्क तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी वर्क तुम्हें इन्फिनिटी से पी पॉइंट पहुंचाने में करना पड़े, वही इस पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। पहले तो इस स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैंने बस इतना बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को यूज करके, कि अगर हम पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही होगा कि इन्फिनिटी से कैरी करके 1 कूलम को पी पॉइंट पे पहुंचा दो, जितना भी वर्क करना पड़ेगा यही पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। कुछ गलत बोल रहा हूँ? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? ठीक है, तो हम ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वर्क डन कैलकुलेट करने से पहले हम सोचते हैं कि क्या हमें ये वर्क डन कैलकुलेट करने की जरूरत है भी? क्या हमें 1 कूलम को पी पॉइंट पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो पहले से ही नहीं पता है क्या, या पता है? तो अब मैं एक बिल्कुल एनालॉगस, मतलब बिल्कुल इसके पैरेलल में एक दूसरी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बाय डेफिनेशन that is the work done by external force in carrying 1 coulomb charge from infinity to this point, ठीक है, 1 कूलम। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है यहाँ से, ठीक है। अब मैं एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करता हूँ, और दूसरी सिचुएशन कैसी है उसको इसको ऑब्जर्व करो, कि जैसा भी ये स्फीयर है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम चार्ज का हम सेम चार्ज का एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और उसको इस स्फीयर के सेंटर पर रखते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस हॉलो स्फीयर की जगह अगर पॉइंट चार्ज होता, ठीक है, हॉलो स्फीयर की जगह अगर पॉइंट चार्ज होता और इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर रखा रहता, ठीक है, और उस पॉइंट चार्ज के सामने आर डिस्टेंस पर, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज के सामने आर डिस्टेंस पर हमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम यही बोलते हैं ना कि पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो 1 कूलम को इन्फिनिटी से कैरी करके पी पॉइंट पर पहुंचा दो, जितना भी वर्क करना पड़ेगा वही इस पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ऐसा ही बोलेंगे ना, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता है, वो और कुछ नहीं है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर की इक्वल है, ठीक। इन्फिनिटी से पी पॉइंट पहुंचाने में पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, वो तो के क्यू बाई आर ही है, के क्यू बाई स्मॉल आर ही है। पॉइंट चार्ज के लिए पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, या पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट पी पॉइंट लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हमें ऑलरेडी पता है। तो हम बोलेंगे कि जब तक हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर
इन्फिनिटी से लेकर पी पॉइंट तक पहुंचा रहे हैं हॉलो स्फेयर के लिए, तो हॉलो स्फेयर के लिए जो बाहर वाले पॉइंट्स है ना, बाहर वाले पॉइंट्स पर बाहर वाले पॉइंट पर हॉलो स्फेयर का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पॉइंट चार्ज का है। ठीक है, तो बाहर वाले पॉइंट्स पर मतलब हो क्या रहा है कि ये फिगर, ये हॉलो स्फेयर है और ये पॉइंट चार्ज है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरह से। तो तुम्हें किसी जनरल पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तुम इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक 1 कूलम को लाते हो, वर्क डन कैलकुलेट करते हो। इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक 1 कूलम को लाते हो, वर्क डन कैलकुलेट करते हो। लेकिन दोनों केसेस में 1 कूलम को पी पॉइंट पहुंचाने में बिल्कुल सेम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम 1 कूलम को पी पॉइंट पर पहुंचा रहे होगे तो इस 1 कूलम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वो उतना ही फोर्स एक्ट करेगा जितना जितना पॉइंट चार्ज 1 कूलम के लिए एक्ट करेगा। तो हॉलो स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 1 कूलम के ऊपर जितना फोर्स एक्ट करेगा उतना ही फोर्स पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्ट करेगा। तो तुम्हें कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। जब 1 कूलम को तुम कैरी कर रहे होगे ना, जब आगे जा रहे होगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आगे पॉइंट चार्ज रखा है, इसकी जगह यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, या फिर हॉलो स्फेयर रखा गया है। तो पी पॉइंट पहुंचाने में तुम्हें वर्क डन भी अलग नहीं करना पड़ेगा, उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना कि पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि हॉलो स्फेयर के लिए भी बाहर वाले पॉइंट पर एटलीस्ट पोटेंशियल की वैल्यू और कुछ नहीं के क्यू अपॉन आर के इक्वल होगी। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल है ना। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट पर हमें पता है बाहर वाले पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। अच्छा, ये रिजल्ट तो बहुत सिंपल आ रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता था कि हॉलो स्फेयर सॉलिड स्फेयर के लिए बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की तरह होती है, पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉइंट चार्ज की तरह होती है बाहर वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे कि इस हॉलो स्फेयर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन स्मॉल आर इफ, ठीक है, इफ इसको यहाँ पे इरेज कर दूं क्या? ये नीचे वाला जो पार्ट है ये तो समझ में आ गया। तो बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू हम बोलेंगे, सॉरी, ये 1 कूलम चार्ज था और इसको हम इन्फिनिटी से कैरी करके पी पॉइंट तक ले आते हैं। ये इन्फिनिटी है और ये आर है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इफ आर इज, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, इसको पोटेंशियल की वैल्यू इफ, चलो अभी एक ही केस लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और ये इक्वल होगा उतना ही जितना पॉइंट चार्ज के लिए है, और पॉइंट चार्ज का हमें पता है वो एक के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हॉलो स्फेयर की वजह से एक मिनट, हॉलो स्फेयर की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू एट अ पॉइंट आउटसाइड द हॉलो स्फेयर। ठीक है, आउटसाइड द हॉलो स्फेयर। ठीक है, ये हमें पता चल गया पोटेंशियल की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन आर इफ आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक, ये पहला केस हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहले बाहर किसी जनरल पॉइंट पर हमने कैलकुलेट कर लिया, ये जनरल पॉइंट इस पे हमें पता चल गया के क्यू बाई आर। इसमें क्यू क्या है? क्यू टोटल चार्ज है हॉलो स्फेयर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर। ठीक, सेंटर से तुम्हें डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। ओके, ये पी पॉइंट है, इस पे पता चल गया। अब हम हॉलो स्फेयर के अंदर किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? और तुम गेस कर सकते हो कितना होना चाहिए। अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होना चाहिए? गेस करो पहले, फिर उसके बाद कैलकुलेट
करने के बारे में सोचेंगे और थोड़ा जल्दी गेस करो। ठीक है, तुम में से कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होना चाहिए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है या नहीं। अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है या नहीं वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक पॉइंट पर तो हमने पोटेंशियल ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, वो है इसके सेंटर वाला पॉइंट। क्या सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। सेंटर वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया था पता है? वो के क्यू बाई आर के इक्वल आया था। याद है ना? कोई भी ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से पॉइंट की डिस्टेंस सारे चार्ज एलिमेंट से सेम है, तो सबको ऐड करके ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, तो सी पॉइंट पर तो हम श्योर है कि पोटेंशियल नॉन जीरो है। ठीक है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, ये तो फॉल्स क्लेम है, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक, फील्ड जीरो होगा, फील्ड तो जीरो होगा, क्योंकि फील्ड के लिए हम कह सकते हैं कि इधर का चार्ज, इधर का चार्ज, इधर का चार्ज, इधर का चार्ज, ये कैंसिल हो, इनका फील्ड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल कैंसिल नहीं होगी, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, हर चार्ज के लिए पोटेंशियल ऐड करोगे तो ऐड होकर के नॉन जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो पॉइंट चार्ज के टर्म्स में। ठीक है, अब वर्क डन के टर्म्स में पोटेंशियल को भी एक्सप्लेन करते हैं कि अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो फिर से पोटेंशियल पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो कहती है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही होता है कि 1 कूलम को इंफिनिटी से कैरी करके उस पॉइंट पर पहुंचाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। जो भी वर्क करना पड़ेगा वही पी पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले इस हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि समझाना आसान हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये है हमारा 1 कूलम चार्ज, और इसको हम ले चलते हैं किसी पाथ से। इसको हम ले चलते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, किसी भी पाथ से कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और अंदर सेम टाइप की नहीं है, तो हमें 1 कूलम को इंफिनिटी से पी पर पहुंचाने के लिए पहले बाहर वाली फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके पी पर सरफेस पर पहुंचाना पड़ेगा, फिर सरफेस से आगे पी तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंफिनिटी से पी पॉइंट तक पहुंचाने में जो टोटल वर्क डन होगा वो इंफिनिटी से सरफेस तक का वर्क डन प्लस सरफेस से पी पॉइंट तक पहुंचाने का वर्क, यही तो पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा ना। गलत कह रहा हूँ? तो कैलकुलेट करते हैं, पहले सरफेस तक पहुंचाने का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सरफेस तक पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे सरफेस तक पहुंचाने में तो वर्क डन हमें पता ही है, क्योंकि सरफेस तक पहुंचाने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अगेंस्ट हमें पुश करके इस 1 कूलम चार्ज को सरफेस पर पहुंचाना पड़ेगा, बाहर वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो सरफेस तक पहुंचाने में हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना पॉइंट चार्ज, इस हॉलो स्फीयर की जगह ना यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा रहता, इस पॉइंट चार्ज के अगेंस्ट तुम्हें सरफेस पर पहुंचाने में जितना वर्क करना पड़ता उतना ही वर्क डन हॉलो स्फीयर के लिए भी करना पड़ेगा। तो सरफेस पे पहुंचाने पॉइंट चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ता, वो के क्यू बाई आर की इक्वल, लेकिन इस बार आर का मतलब होगा रेडियस। ठीक है, तो सरफेस तक तुम पहुंचाते हो, मैं कह रहा हूँ टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P will be equal to work done infinity to surface प्लस इसको इधर
प्लस वर्क डन फ्रॉम सरफेस टू पॉइंट P। ठीक है, अब एक एक करके दोनों दोनों टर्म्स की वैल्यूज बता दो मुझे। दोनों टर्म्स की वैल्यूज बता दो जल्दी जल्दी, सॉलिड स्फीयर का भी करना है जल्दी से। इन्फिनिटी से सरफेस पहुंचाने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना पॉइंट चार्ज के लिए करना पड़ेगा। और पॉइंट चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ता, वो और कुछ नहीं, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, वो Q/R की इक्वल होती है, और जो भी पोटेंशियल होता है वही वर्क डन की वैल्यू होती है। तो ये वाला जो टर्म है ना, ये तो KQ/R की इक्वल। ठीक है, सरफेस तक पहुंचाने में हमें KQ/R करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम सोचते हैं सरफेस तक ये 1 कूलम चार्ज पहुंच गया, ये 1 कूलम चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब सरफेस से कैरी करके, अब सरफेस से कैरी करके P पॉइंट पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, P पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन कितना होगा बताओ। 0, एग्जैक्टली 0। ठीक है, ये वाला जो वर्क डन होगा और कुछ नहीं, 0 होगा, क्योंकि सरफेस के अंदर जैसे ही तुम सरफेस को पेनिट्रेट करके एंटर करते हो इनसाइड पार्ट ऑफ द स्फीयर, वहां फोर्स ही वैनिश हो गया है। तो जब फोर्स ही नहीं है, तो अब इस 1 कूलम चार्ज को आगे ले जाने के लिए तुम्हें फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बिना फोर्स के ये पार्टिकल ना सरफेस से P पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही 0 एनर्जी से 0 वर्क डन में ये चार्ज पार्टिकल सरफेस से P पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो अंदर के किसी भी पॉइंट का या सरफेस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा KQ/R की इक्वल होगा, वेयर R is less than or equal to R। ये बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि सर हॉलोस्फीयर के लिए अंदर फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल क्यों होगा। तो फील्ड और पोटेंशियल एक क्वांटिटी नहीं है। फील्ड उस पॉइंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो तुम अंदर वाले किसी पॉइंट पर जब फील्ड कैलकुलेट करते हो ना, तो तुम चारों तरफ के चार्जेस को देखते हो, तो चार्जेस तो कैंसिल हो सकते हैं, इधर वाले चार्जेस फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, अंदर फील्ड बिल्कुल 0 हो गई है। ठीक है, दोनों साइड से हर तरफ से चार्जेस का जो फील्ड है ना, वो तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल कैंसिल होने वाली चीज नहीं है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर पहुंचाने, इंफिनिटी से इस पॉइंट पर पहुंचाने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तुम 1 कूलम को कैरी करके कहीं से भी 1 कूलम को इंफिनिटी से किसी भी पाथ के थ्रू 1 कूलम को कैरी करके जब P पॉइंट पे पहुंचाओगे, तो तुम्हें पहले सरफेस पर पहुंचना पड़ेगा। तो सरफेस पर पहुंचने में तुम्हें ऑलरेडी, क्योंकि जब तुम सरफेस पर ले जा रहे होगे ना, तो तुम्हें फील्ड मिलेगा, उसके अगेंस्ट तुम्हें पुश करके वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो तुम्हें +50 जूल वर्क करना पड़ा। ठीक है, तो सरफेस तक पहुंचाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो तो सरफेस का पोटेंशियल हो गया। लेकिन अब इसके आगे जैसे अंदर किसी भी पॉइंट पे ले जाओ, सेंटर पे ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, हर जगह का पोटेंशियल, सॉरी, सरफेस से अंदर के किसी भी पॉइंट पर कैरी करके लेके जाओ, सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर ले जाने में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। तो जो टोटल P पॉइंट पर पहुंचाने का टोटल वर्क उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर पहुंचाने का टोटल वर्क होगा, और वो होगा KQ/R। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी को कुछ पूछना है? चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। अंदर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी रहेगी कि अगर हम उसको आइसोलेट करें, मतलब वो किसी, चलो मैं इसका आंसर बाद में देता हूँ, क्योंकि तो मतलब अभी मुझे जल्दी से ऐसा ऐसा है कि
नहीं, खुद आएगा मतलब नेग्लिजिबल फोर्स से आएगा, थोड़ा मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना। तो अगर कोई चार्ज यहाँ पर आ गया 1 कूलम, तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। अब इस चार्ज को तुम्हें उठा के पी पॉइंट पर लाना है, तो तुम्हें कोई फोर्स और कोई वर्क करने की जरूरत नहीं, नेग्लिजिबल फोर्स से ही अपने आप कांस्टेंट वेलोसिटी से आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हें कोई फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब रिपल्शन होता है ना, जैसे बाहर यहाँ पे इधर बाहर फील्ड है, बाहर रिपल्शन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है पार्टिकल के ऊपर, तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा मूव कराने, नहीं तो वो तो रिपेल होके दूर चला जाएगा। लेकिन अंदर क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, तो बिना फोर्स के ही तुम चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैं चलो पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं बार बार ये जो तुम्हें याद होगा कि हमने जो सबसे पहला रिजल्ट निकाला था पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें हमने वर्क डन एक्चुअली कैलकुलेट किया था चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से आर पहुंचाने में। ठीक है, तो वहां पे स्पेशली मैंने जानबूझ करके पाथ ऐसा ही लिया था। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है और इसकी वजह से लेटेस्ट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने पाथ जानबूझ करके ऐसा ही लिया था कि पाथ ऐसा ही लिया था क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ था। तुम बोलोगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो वर्क डन कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि किसी और पाथ के थ्रू सेम होता, या 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 इन इफेक्ट तुम ये पूछना चाहते हो कि कैसे मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का है। ठीक है, इसको बाय द वे किसी ने खुद से प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बस रट लो। मैं जब तक खुद से तुम वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक हमेशा तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस में एक डाउट रहेगा कि ये जो वर्क डन है हम सिर्फ स्ट्रेट पाथ, ये जो रिजल्ट हम हमेशा हर जगह यूज कर रहे हैं KQ1 Q2 अपॉन आर, इसी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिजल्ट KQ/R आया है, तो ये रिजल्ट हमने डिराइव भी किया है चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करा करके आर पहुंचाने में। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा मेरा क्लेम ये है कि इस पॉइंट पर पहुंचाने में या कोई भी 2 पॉइंट ले लो, A पॉइंट से B, कोई भी 2 पॉइंट का मतलब है हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं A और B। ठीक है, A और B, मेरा क्लेम है कि A से B जाने में स्ट्रेट लाइन के लिए तुम वर्क डन निकालो, उतना ही वर्क डन किसी भी जनरल पाथ के अलाउंग होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन किसी भी जनरल पाथ के अलाउंग उतना ही होगा जितना स्ट्रेट पाथ के अलाउंग होगा। इसको तुमने खुद से प्रूव करने की कोशिश की है? कोई अगर अभी प्रूव कर सकता है तो बोनस। बिल्कुल तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किसी ने ट्राई नहीं किया क्या? तुम लोग कैसे मान लेते हो कि हाँ कंजर्वेटिव है तो होगा ही, बोल दिया तो होगा ही, ऐसे तो देखो पोटेंशियल तो हमने डिफाइन करना स्टार्ट ही तब किया जब हमने माना कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है। उसके बाद फिर क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो पोटेंशियल बाद में आएगा, पहले पहले सबसे पहले तुम्हें टेस्ट करना था कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, तो किसी ने ट्राई नहीं किया था क्या? ठीक है, चलो मैं हिंट दे देता हूँ और तुम लोग इसको फिर से सोच करके आना, कि ऐसे तो मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं तो तब तक रेस्टलेस रहता जब तक कि मैं खुद से वेरीफाई नहीं कर लेता किसी भी मेथड से। अच्छा चलो, मेरा क्लेम क्या है? मेरा क्लेम बहुत स्ट्रांग है और ब्रॉड है। क्लेम ये है कि कोई भी जनरल इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स में हर टाइप के चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से फोर्स आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रूव करना कि कंजर्वेटिव है या नहीं, तो वो आसान काम नहीं, क्योंकि चार्जेस का कॉम्बिनेशन तो इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको कि यूज करके हम हर तरह की इलेक्ट्रिक फोर्स को
हर तरह का क्या एक ही टाइप का इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मतलब हर कॉम्बिनेशन के लिए अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव ही होगी, प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव है, तो क्या करना चाहिए? कैसा फोर्स लेना चाहिए? तुम बोलोगे हाँ कंजर्वेटिव का मतलब वर्क डन हमें प्रूव करना पड़ेगा, हर पाथ के अलॉन्ग सेम रहेगा, लेकिन वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फोर्स लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लेने के लिए हमें चार्ज कॉम्बिनेशन, तो चार्ज कैसा लेना चाहिए? पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है। हम एक सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं, पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो फील्ड का मतलब होता है फोर्स यूनिट चार्ज के ऊपर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव प्रूव कर रहे हैं तो इन इफेक्ट हम इलेक्ट्रिक फोर्स को भी कंजर्वेटिव प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स Q टाइम्स E के इक्वल होता है। अगर E कंजर्वेटिव है तो QE भी कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। और उसके लिए मैं एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, और ट्रिक यही है कि चार्ज कॉम्बिनेशन कैसा भी हो, अगर हम सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव कर सकते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी हमेशा कंजर्वेटिव होगी, क्योंकि जो नेट फील्ड होती है ना, वो सिस्टम के हर एक पॉइंट चार्ज का ही कॉम्बिनेशन है। उसमें से हर एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो इन कंजर्वेटिव फील्ड्स को ऐड करके कंजर्वेटिव फील्ड ही आएगी, ठीक है। ठीक है, एनीवे, तो हमें प्रूव करना है कि ए पॉइंट से, मैं बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट, मान लो हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर के जाते हैं, ठीक है, स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर के जाते हैं, स्मॉल क्यू ए से बी तक लेकर के जाते हैं, और ए से बी ले जाने में वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू कुछ भी आ जाती है, ठीक, ओके। अब उसके बाद इसके अलावा किसी दूसरे पाथ को फॉलो करके ले जाते हैं, और दूसरा पाथ कैसा है इस बार देखना। ए से बी ले जाने में वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वो वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू कुछ के क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 इस तरह की आएगी, ठीक है, स्ट्रेट पाथ के। अब अगर इसके अलावा कोई दूसरा, अब मैं एक दूसरा पाथ यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो बहुत ही स्पेशल पाथ है, ठीक है। तो ए से बी पहुंचने के लिए मैं दूसरा पाथ ले रहा हूँ। दूसरा पाथ कैसा है देखोगे, पहले हम ए पॉइंट से ना बिल्कुल सर्कुलर पाथ फॉलो करके दूसरी वाली फील्ड लाइन तक चले जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर्कुलर पाथ फॉलो करके दूसरी फील्ड लाइन तक पहुंच जाते हैं। ये फिगर क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे फिगर मुझे बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन चाहिए। दूसरे पाथ को रेड लाइन से ड्रॉ कर। अब उसके बाद क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल फील्ड दूसरी फील्ड लाइन के अलॉन्ग कुछ यूं जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर सर्कुलर पाथ लेकर के ऐसे। मेरा क्लेम है कि इन दोनों पाथ्स में जो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। क्यों? कैसे कह सकते हैं ऐसा? ठीक है, ये पाथ 1 है स्ट्रेट लाइन वाला, और ये पार्ट 2 है। तो पाथ 2 को देखते हैं। पाथ 2 का जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सर्कुलर वाला, इस पार्ट में कितना वर्क वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, स्मॉल क्यू के ऊपर कितना वर्क डन होगा, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अरे यहाँ से यहाँ तक तो वर्क डन 0 ही होगा ना, क्योंकि इस सर्कुलर पाथ के अलोंग हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स हमेशा रेडियल होती है, तो इसके बीच में कहीं पर भी ये चार्ज, जब हम इस पाथ के अलोंग चार्ज पार्टिकल को ले जा रहे हो तो इसके बीच में कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगा ना वो रेडियल होगा, ठीक है। फोर्स हम रेडियल होगा, इस सर्कुलर पाथ के अलोंग फोर्स हमेशा रेडियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स रेडियल ही होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टेंजेंशियल होगा। तो तुम देख सकते हो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग ना वर्क डन तो 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे इस सर्कुलर पाथ के अलोंग।
तो इन दोनों पाथ्स में तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं, ठीक है। अब बचा ये वाला पाथ, मैं कह इस पाथ के लिए और इस पाथ के लिए वर्क डन बिल्कुल सेम होगा। कैसे होगा पता है? अब थोड़ा गेस कर पा रहे हो? इसको तुम बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह से एलिमेंट्स में डिवाइड कर दो, और किसी भी एलिमेंट के लिए जितना वर्क डन स्ट्रेट पाथ में होगा उतना ही इस दूसरे वाले पाथ में होगा, क्योंकि हर एलिमेंट बाय एलिमेंट देखोगे ना, यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स, दोनों में फोर्स भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इन सारे एलिमेंट्स में उतना ही वर्क हो, यहाँ से यहाँ आने उतना ही वर्क होगा जितना यहाँ से यहाँ तक आने होगा। तो इस दूसरे पाथ के अलोंग भी जो टोटल वर्क है वो उतना ही होगा जितना कि स्ट्रेट पाथ के अलोंग होगा, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव है? नहीं बोल सकता, अभी सिर्फ 2 पाथ के लिए चेक किया है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए से बी के बीच में कोई भी जनरल पाथ तुम ले लो, उस पाथ को हमेशा रेडियल एंड टेंजेंशियल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा तुम कोई भी जनरल पाथ अगर ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो ना ए से बी तक का, तो इसके किसी भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट को ना हम डिवाइड कर सकते हैं रेडियल एंड टेंजेंशियल, सॉरी टेंजेंशियल रेडियल इस तरह से। इसके बाद कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे, इस डिस्प्लेसमेंट को हम इसको रेडियल और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो रेडियल पार्ट है, उसी रेडियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन होगा, और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन 0 होगा। तो ओवरऑल जो वर्क डन होगा ना, वो सिर्फ तुम देखोगे कि इसको इस तरह से डिवाइड कर दो, तो इसमें जो रेडियल वाला डिस्प्लेसमेंट है ना, उतना ही उसी के करस्पॉन्डिंग वर्क डन आएगा, और वो उतना ही आएगा जितना ए से बी स्ट्रेट के अलाउंग आएगा। ठीक है, इसमें कुछ और एक्सप्लेन करना है, ये तुम लोग समझ पा रहे हो? मैं बहुत डिटेल में नहीं बताया हूँ, तो थोड़ा हिंट ही दिया हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी ही बताया हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम समझ गए होगे। तो पॉइंट ये है कि कोई भी जनरल पाथ हो, वो जनरल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा रेडियल होता है, तो किसी भी जनरल पाथ को तुम हमेशा रेडियल टेंजेंशियल में डिवाइड कर सकते हो। टेंजेंशियल वाले के अलोंग हमेशा वर्क डन 0 होगा, तो सिर्फ रेडियल के अलोंग वर्क डन होगा, रेडियल के अलोंग उतना ही वर्क होगा जितना कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। तो हमने जो रिजल्ट निकाला था ना पोटेंशियल एनर्जी का, इन्फिनिटी से आर तक ले गए थे, वर्क डन कैलकुलेट किया था कि Q1 Q2 अपॉन आर लिखा था, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए नहीं आएगा, ये किसी भी पाथ के अलोंग यही वर्क डन की वैल्यू आएगी। ठीक, कैसे भी तुम कैरी करके आर तक पहुंचाओगे, वर्क डन एग्जैक्टली Q1 Q2 अपॉन आर के इक्वल होगा। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? ठीक, नहीं है तो बताना, ठीक है, जो भी थोड़ा डाउट भी अगर है तो बताना। ठीक है, फाइनली सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पर। अच्छा ठीक है आशिक, तुमको देखता हूँ। सॉलिड स्फीयर के लिए जल्दी से पोटेंशियल बताओ। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, और उसके बाहर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं पी पॉइंट पर। डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 कूलॉम को इंफिनिटी से कैरी करके पी पॉइंट तक लाओ, और देखो एक्सटर्नल फोर्स का कितना वर्क होगा, ठीक है, बाहर के पॉइंट पर। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते हैं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है, बाहर वाले पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर भी पॉइंट चार्ज की तरह है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल क्यू और आर, ये सॉलिड, इसको पॉइंट चार्ज मान लो, और पॉइंट चार्ज की वजह से 1 कूलॉम को पी पॉइंट पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें पता है, वो क्यू बाई आर ही होगा, ठीक है। क्योंकि सॉलिड स्फीयर भी बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, बाहर वाले रीजन के लिए पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी पी पॉइंट पर, इफ दिस पॉइंट इज आउटसाइड दिस स्फीयर, electric potential will be equal to nothing but kq upon r when r is greater than the radius of the sphere. सेम आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे कि सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर बाहर तो पॉइंट चार्ज की तरह है। अब क्वेश्चन उठता है कि अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे हम
अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लेना चाहिए। तो कितना टाइम है हमारे पास? ना 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 अर्जुमेंट, तुम गेस तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तो मेरा प्लान है कि नेक्स्ट हाफ आज जो है मुझे स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तुम लोग ऐसा करो, ट्राई करना अंदर वाले पॉइंट के लिए। अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, अच्छा ये बताओ, वो तो ठीक है, तुम लोग रिजल्ट क्या आएगा वो तो तुम्हें पता चल जाएगा कुछ कुछ टाइम के बाद। मुझे बस इतना बता दो कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हें क्या लगता है, सरफेस से ज्यादा होगी या कम? बताओ जरा, बताओ जल्दी 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 बताओ। ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड गायब नहीं हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे ही तुम सरफेस तक 1 कूलम को पहुंचाओगे, तो सरफेस तक पहुंचाने में तुमने कुछ वर्क कर लिया होगा, लेकिन इसके आगे ले जाने में तुम्हें और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तुम्हें रिपल्शन के अगेंस्ट पुश करके पी पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो अंदर वाले पॉइंट की पोटेंशियल के क्यू आर से ज्यादा होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा होगा, गेस करो। सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल वाला पॉइंट कहां तक पहुंचाने को सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियसली सेंटर, जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, क्योंकि तुम आगे चलते जा रहे हो, आगे चलते जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही जा रहे हो, सेंटर पर पहुंचोगे, तब तक सेंटर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क, तब तक तुम्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्क करना ही पड़ेगा, और सेंटर पर पहुंचा दोगे तो वहां तक पहुंचाने सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे जाओगे ना, तो अब फील्ड दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगी। अब आगे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो अब तुम्हें पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, तो पोटेंशियल कम होने लगेगा। ठीक है, सेंटर पर पहुंचाने में तुम्हें सबसे, ऐसे भी सोच सकते हो ना, इसकी फील्ड लाइंस कुछ ये प्रॉपर फील्ड लाइंस नहीं है, तुम्हें समझाया था कि जहां पर चार्ज होता है तो वहां पे नई फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करती हैं, जैसे यहाँ से और फील्ड लाइंस आएंगी, फिर इसके ऊपर से और फील्ड लाइंस आएंगी। तो इसकी फील्ड लाइंस बनाना जो है उतना सिंपल नहीं है, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो दिमाग में कि ये फील्ड लाइन ना कंटिन्यूअसली जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो ये इंक्रीज करे, इसीलिए फील्ड लाइन की डेंसिटी इधर वाले रीजन में ज्यादा होगी, इधर वाले रीजन में कम होगी, क्योंकि चार्ज है ना अंदर। हाँ, तो इस फील्ड लाइंस को भी देख करके बता सकते हो कि ऑब्वियसली अगर सरफेस से तुम्हें अंदर ले जाना है चार्ज पार्टिकल को, तो सेंटर पर पहुंचाने में सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल की कितनी वैल्यू होगी, तो वो क्या किया जाए उसको, चलो उसको मैं कैलकुलेट करूंगा अभी, और मैं रटाना नहीं चाहता हूँ रिजल्ट, तो सॉलिड स्फीयर के लिए वैल्यूज लिख रहा हूँ, लेकिन तुम इसको याद मत करो, मैं तुम्हें इंसिस्ट नहीं करूँ। बाहर वाले पॉइंट के लिए तो याद ही रहेगा कि क्यू बाय आर इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अंदर वाले पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है, ये देख के तुम लोग घबरा घबरा सकते हो, इसीलिए इसको मैं रहने देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट मैं बताऊंगा तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि ये रिजल्ट बस मैं एक बार लिखूंगा तो तुम्हें याद हो जाए, लेकिन उसको पहले मुझे डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आज जो मैंने बोला था 2 बार 2 शिफ्ट में क्लास मेरा प्लान था, लेकिन मुझे कुछ अर्जेंट काम है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट। ठीक है, आज की क्लास में कुछ पूछना है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, उबैर तुमने क्या पूछा था, कहाँ गया, अगर फिर पार्टिकल अंदर वाले पॉइंट में लाएंगे तो वो उसके फिर आए, नहीं तुम ना ऑडियो पे एक बार तुम अपना डाउट
एक बार एक्सप्लेन करो मैं, तो फिर मैं तुम्हें बता दूँ। बाकी क्लास ओवर हो चुकी है, बस ये डाउट लेकर ही क्लास बंद कर। सर मैं बोल रहा हूँ सर, अगर हम पार्टिकल को अंदर लाएंगे ना, इसकी पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना सरफेस तक। हाँ फिर अंदर अगर हम अंदर वर्क डन जीरो होगा एक्सटर्नल फोर्स, हाँ तो उसमें कुछ पोटेंशियल होगा, मतलब उसके पास कुछ हाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम हाँ। उसको ऐसे ही रिलीज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी ही रहेगी या? जैसे सर डाइपोल में भी मुझे ये कंफ्यूजन हुआ था 180 पे जब उसको रखते, वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट देखो, होती? नहीं देखो देखो तो ये तुम्हारा डाउट दूसरा है, मतलब ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से नहीं, अंदर कोई भी पार्टिकल है उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि अम, एक मिनट, फूड मिल जाएगी वाला, चलो। तो कोई भी मान लो हमारे पास पार्टिकल है, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, और उस पार्टिकल का जो मोशन होगा, ठीक है, वो तो उसके ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, या कैसे जाएगा, हायर से लोअर जाएगा। आ, मैंने बोला था कि अगर कोई पार्टिकल हायर से लोअर जाता है तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो काइनेटिक फॉर्म में तुम्हें दिखेगी, ठीक। अगर वो किसी तरह से हायर से लोअर पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो हायर से लोअर ही जाएगा। पार्टिकल जाएगा कैसे, वो उसके ऊपर नेट फोर्सेस डिसाइड करेंगे उस टाइम के, ठीक है। नेट फोर्सेस उस टाइम के डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो एक कोई रीजन हो सकता है जहां पर जहां ये रीजन है, यहाँ पे हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अंदर हर पॉइंट पर 50 वोल्ट है, ठीक। 50 पोटेंशियल एनर्जी 50 वोल्ट बोलो, 50 जूल बोलो, या मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट है, ठीक है। तो अंदर उसके ऊपर नेट फोर्स अभी कुछ नहीं एक्ट कर रहा है। अगर नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल यहीं पर रहेगा, ठीक है। लेकिन मान लो हम अलग से एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं और वो 50 वोल्ट वाले से 0 वोल्ट पर पहुंच जाता है यहाँ से, ठीक है। हम एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो जब ये पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा ना, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी दूसरे फॉर्म में पार्टिकल के पास आएगी। और साथ साथ अगर कोई और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोर्स ने भी कुछ वर्क किया है, कि अगर कोई और एक्स्ट्रा फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है जो कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो उसके पास वो एनर्जी भी ऐड होगी, ठीक। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन और अगर एक्स्ट्रा वर्क पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एनर्जी आएगी, ठीक है। लेकिन वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा, वो डिपेंड करेगा पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स पर, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन हायर से लोअर की तरफ हो ही, ठीक है। डायरेक्शन वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, या इस तरह से मैं समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ऐसा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड वाला केस ले लो, ठीक है। तो तुम बोलोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। तो तुम बोलोगे अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाता है, 2 से 1 पर आ जाता है, तो इस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। लेकिन वो सीधा यहाँ पे आएगा ही, ठीक है। वो जरूरी नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्सेस डिसाइड करेंगे ना, ठीक। वो तो यहाँ पर आकर हो सकता है रुक जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर सारे फोर्सेस मिल करके डिसाइड करेंगे कि वो, हमेशा नहीं बोल सकते एक पॉइंट लोअर है एक पॉइंट हायर तो वो अपने आप वो सीधा हायर से लोअर चला जाए, तो उसके ऊपर नेट फोर्स या जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी डायरेक्शन, उसका मोशन, पार्टिकल का जो मोशन है वो नेट फोर्स डिसाइड करता है, एनर्जी डिसाइड नहीं करती है, ठीक है। एनर्जी ये डिसाइड करती है कि एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग अगर एक से दूसरे पॉइंट पहुंच गया तो फिर काइनेटिक फॉर्म में कितनी एनर्जी आएगी, ठीक है। लेकिन पार्टिकल कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए वो फोर्स डिसाइड करता है, ठीक है। और कुछ?
ठीक, डाउट तुम्हारा जेन्युइन है, लेकिन तुम इसको और थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी एनर्जी डिफरेंस बताती है। अगर एक से दूसरे पॉइंट पहुंच गया तब कितनी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में आएगी, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा कैसे या किस बात के थ्रू जाएगा, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में फोर्सेस देख करके पता चलेगा। और ठीक है, चलो और भी कुछ पॉइंट्स अभी रह गए हैं, तो तुम बहुत फ्रीली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी भी क्वेश्चन पे अपना ओपिनियन अभी नहीं बना सकते हो, लेकिन एक दो क्लास में होपफुली बना पाओ, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट ऑलमोस्ट होने वाला है। जैसे पोटेंशियल कवर होता है, तो फिर थ्योरी वाला पार्ट है नहीं, इसी को हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को बस यूज करेंगे कंडक्टर्स में। ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल वाला पार्ट जब तक नहीं होता है तब तक अभी हम इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्लास 1।